Hello students, we have met again with another interesting video on transportation engineering. So far we are learning the chapter which is geometric design of highway. This is another topic and this is an important and very interesting topic of geometric design of highway. Till this far we have understand that stopping side distance, overtaking side distance, road cross sections and road meridian and many more things we have learned so far. And I would request you all, if you are following my video, please follow it from the start. Otherwise you will getting some confusion because something is described in another video and you are watching another video. That's why you will get some confusion. So I would request you guys, please check my previous videos if you are getting any doubts regarding the topic. Those all are in description box. And if you like the video and if you found that this video is very interesting for you, then I would like to request you, please like, share and subscribe. Okay, and you will get all the detailed handwritten notes which I am showing here. You will get all the handwritten notes in the description box. Please check the link and enjoy the class. Okay, so let's start our video. I hope you guys will enjoy it fully. Okay, so this is another topic on geometric design, that is horizontal curve. What is a horizontal curve? Horizontal curve is a curve which is on the horizontal plane. As for example, I am showing this. Let's see, this is a horizontal curve. This is a horizontal curve. Okay, assume this brown color mark I am showing here. This is a horizontal curve. तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कर्व पे क्या होता है, मान लो यहाँ से मेरा गाड़ी जा रहा है, ये रेड वाला देता हूं, यहां से मेरा गाड़ी पास कर रहा है। तो ये गाड़ी मैं ये टॉप व्यू से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये गाड़ी जब पास कर रहा है तो ये गाड़ी के ऊपर दोनों इफेक्ट आ सकता है। एक की ये जो वे स्पीड से ये पास कर रहा है, इसी स्पीड की वजह से ये गाड़ी एकदम रास्ते से दूर जाके गिर सकता है, मतलब स्किड होके बहुत दूर जाके गिर सकता है। या तो ये इतना स्पीड से जा रहा है कि मान लो ऐसा हो गया और ये उलट गया गाड़ी। होता है ना कोई कोई, मतलब बहुत हेवी लॉरी जब एक शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व से टर्न कर रहा है, ऐसे टाइप के एक्सीडेंट बहुत बार हो चुका है कि ऊपर का बहुत बड़ा भारी चीज है गाड़ी का, लॉरी के ऊपर, तो वो ऐसे शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व से टर्न कर रहा है, तो वो गाड़ी का ऊपर का जो वेट है उसकी वजह से वो गाड़ी ऐसे उलट गया, तो उसको बोलते हैं ओवर टर्निंग। और ये अगर गाड़ी का ग्रिपिंग अच्छे से नहीं हुआ या जो रास्ते का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम प्रोवाइड करते हैं वो अगर ठीक से नहीं हो गया, या रास्ते का मटेरियल्स खराब है, या फिर जो रास्ता है वो पूरा स्ट्रिपिंग आउट हो चुका है, मतलब ऐसे बाहर निकल निकल क्या है, मतलब ऊपर पूरा स्ट्रिप्ड आउट हो चुका है वो जो भी पेवमेंट का मटेरियल्स था, तो गाड़ी ऐसे स्किड करके निकल सकता है, ठीक है। ग्रिपिंग नहीं होगा तो गाड़ी स्किड करके निकल सकता है गाड़ी। तो ये जो दोनों टाइप का एडवर्स इफेक्ट है, ये दोनों एडवर्स इफेक्ट को हम कैसे हैंडल करें, ये ओवरटर्निंग इफेक्ट और ये स्किडिंग इफेक्ट का जो डेरिवेशन है, ये हमें वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले ये फिगर में आने से पहले, मतलब डेरिवेशन में आने से पहले, हम लोग फिगर थोड़ा देख लेते हैं। ये है मेरी कार और ये कार की मैं टॉप मतलब बैक से दिखा रहा हूं। तो गाड़ी का जो वेट है वो सीजी से डायरेक्ट वर्टिकली नीचे एक्ट करेगा, और गाड़ी का जो हॉरिजॉन्टल कर्व में पास करने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो है पी, वो बाहर की तरफ आउटसाइड ऑफ द रोड की तरफ
एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो ये जो कार है, ये दोनों कार के बीच का जो गैप है ये टोटल b है विद, और इसका हम हाफ हाफ लिए है यहाँ से, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट है ये है पेवमेंट सरफेस से h मीटर हाइट के ऊपर से, ठीक। अभी हम आते हैं कि ये डेरिवेशन में, अब हम क्या लेते हैं कि ये गाड़ी जो उलट जाएगा ना, तो गाड़ी उल्टेगा कौन सी दिशा में, इस दिशा में उल्टेगा, इस दिशा में उल्टेगा। तो मतलब ये चक्के से ज्यादा ये चक्के के ऊपर डिपेंड करके गाड़ी ज्यादा उल्टेगा ना, तो हम लोग क्या लेते हैं कि इसी चक्के के ऊपर मोमेंट लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसी चक्के के यहाँ मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये जो मार्कर से मैंने दिखाया है, ये पॉइंट के ऊपर हम लोग एक मोमेंट लेते हैं। तो मोमेंट की वजह से हम लोग हमें क्या दिखता है कि ये P फोर्स h हाइट से जा रहा है। मोमेंट क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये P फोर्स h हाइट के ऊपर से जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है P इंटू एच। और ये W जो लोड है, जो कार का वेट है, वो B/2 डिस्टेंस से जा रहा है यहाँ से, तो ये है W इंटू B/2। सो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। दो मोमेंट लेने के बाद हमें पता चलता है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर दोनों सेम रहेगा तभी ना ये कार ठीक से चलेगा, नहीं तो उलट जाएगा ना। तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है कि P/W इज इक्वल टू B/2h। ओके, अभी हम फिर आते हैं कि फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल इक्वेशन, सेंट्रीफ्यूगल का जो इक्वेशन होता है, तो वही इक्वेशन से हमें मिलता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका इक्वेशन है P इज इक्वल टू डब्ल्यू विस्कर बाई जी आर। तो यहां से हम लोग ठीक ठाक लिखते हैं P/W इज इक्वल टू विस्कर बाई जी आर। अभी ये P/W क्या है, ये है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ठीक। सो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, अब हमें दोनों इक्वेशन मिला है, इक्वेशन 1 जो ये पहला वाला इक्वेशन है, और ये है इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों P/W के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, तो हम जब इक्वेट करते हैं तो हमें ये मिलता है। अब ये जो इक्वेशन मिला है, इसका एक कंक्लूजन हम खींच सकते हैं। क्या कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है कि जो ये जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन है कि जो कार है ना, वो कार B/2h, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू के अंदर ही रहना चाहिए। कार का जो ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड बी बिटवीन B/2h। सो वो कंक्लूजन हम देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन है कि फ्रॉम दिस we found that the centrifugal ratio should be equals to or less than B/2h or the car may be overturned। अगर B/2h से कम या इक्वल नहीं हुआ, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो गाड़ी उलट सकता है। ठीक, अभी हम आते हैं दूसरा एजम्पशन में, जो दूसरा टॉपिक में, जो कि है ट्रांसवर्स कीटिंग। ठीक, अब ये ट्रांसवर्स कीटिंग में क्या होता है, ये फिर से ये बॉडी है, सेम कार है, इसके पीछे से हम देख रहे हैं इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सीजी से आउटसाइड की तरफ दर्शा रहा है, और इसका जो वेट है सीजी से डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ दिखा रहा है। अभी ये जो कार है, ये दोनों टायर से, दोनों रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा ना टायर के ऊपर, ये पेवमेंट से, तो ये जो रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, अभी ये क्या कार कर क्या रहा है, ये कार जब ऐसे रोड के ऊपर से मूव करेगा तो ये स्कीड होके यहाँ निकलने की कोशिश करेगा ना। तो अगर कोशिश कर रहा है तो इसका जो रिएक्शन फोर्स है, ये जा रहा है इस तरफ, तो रिएक्शन फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ उसका रिएक्शन फोर्स होगा। तो अभी इसका रिएक्शन फोर्स उल्टी दिशा में, इसीलिए मैं दिखाया हूं। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है F A एंड F B, ये दोनों है रिएक्शन फोर्स। अभी हम जब छोटे थे तब हम पढ़े थे कि F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब म्यू का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और आर है जो रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स है आर, जो आर है ये आर बी है। ठीक, अभी ये तो वही हम यूज किए हैं, एफ ए इज इक्वल टू एफ इंटू आर है, और एफ बी इज इक्वल टू एफ इंटू आर बी। ये दोनों रिएक्शन फोर्स से ये चक्के की वजह से आ रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो देके रखा हूं, इसी डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा। ठीक,
अच्छा, तो अब हम बॉडी समझ लिए, जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो समझ लिए। अभी हम आते हैं कि डेरिवेशन में। डेरिवेशन में हमें क्या मिलता है? नाउ टेकिंग हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ये है हमारा जो तीन फंडामेंटल इक्वेशंस है ना, कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए हम लोग तीन फंडामेंटल इक्वेशन यूज करते हैं। और समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो जो कि हम यूज किए हैं पहले। अभी हम दोनों इक्वेशन देखेंगे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो वो करके हमें क्या मिलता है देखते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या है आप लोग ही बताइए। देखिए, ये पी फोर्स हॉरिजॉन्टल है, एफ बी फोर्स हॉरिजॉन्टल है और एफ ए फोर्स हॉरिजॉन्टल है। और कुछ हॉरिजॉन्टल है? नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और एफ ए एफ बी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। अभी हम लोगों को ये फिगर से मिलता है कि एफ ए एंड एफ बी इज इक्वल टू एफ इंटू आर ए एंड एफ इंटू आर बी। तो वही हम लिखे हैं जिसको हम इक्वेशन 1 दिखाया है। ठीक है। अब उसके बाद नाउ टेकिंग समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल फोर्स क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। W नीचे की तरफ दिखा रहा है और आर ए आर बी ऊपर की तरफ, मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आर ए आर बी और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ W। ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि आर ए आर बी इज इक्वल टू W। तो ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। तो हम लोग दोनों इक्वेशन के जब इक्वेट करते हैं तो अब हम पाते हैं कि तब हम पाते हैं कि तब हम पाते हैं कि P इज इक्वल टू एफ इन टू डब्ल्यू। तो ये यहाँ पे P इज इक्वल टू एफ इन टू डब्ल्यू हम पाते हैं। तो वही से हम लोग ठीक ठाक करके लिखते हैं कि P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ। तो ये जो चीज मिला है हमें, इस चीज के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो एजम्पशन खींच सकते हैं या कंक्लूजन खींच सकते हैं कि देखो, फ्रॉम दिस we found that the centrifugal ratio should be equal to or less than lateral coefficient of friction or the car may skid transverse। ओके, ठीक। अभी हम ये क्लीन कर देते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक से डिस्कस करेंगे जो कि है सुपर एलिवेशन। अभी सुपर एलिवेशन कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ये पहले जानना होगा। ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं ये भी जानना होगा। ठीक, अब ये क्यों जानना होगा कि देखो, ये जो सुपर एलिवेशन है हम लोग जनरली ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व में होते हैं। ठीक है। तो ये सुपर एलिवेशन क्या करता है? ये सुपर एलिवेशन करता है कि जो कार का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि रास्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये नॉर्मलाइज करता है। ये कैम्बर ये सुपर एलिवेशन सॉरी ये सुपर एलिवेशन इसको नॉर्मलाइज करता है। तो ये सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं ये हमें जानना है। अब सुपर एलिवेशन के बारे में हमें जानने से पहले हमें इसका जो फ्री बॉडी है उसको हमें देखना होगा। ठीक, इसका फ्री बॉडी पहले हमें जानना होगा कि इसका फ्री बॉडी। ओके, तो ये जो फिगर हम देख पा रहे हैं, ये फिगर में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये कार है। ये कार ऐसे रास्ते के ऊपर से जा रहा है। ये जो पोजीशन दिखा रहे हैं ना हम यहाँ पे, ये पोजीशन को ही हम दिखा रहे हैं यहाँ बड़ा करके। ठीक है। तो ये मेरा कार है और ये कार ऐसे रास्ते के ऊपर से जा रहा है। तो ये है मेरा सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन देने की वजह से ही इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काउंटरएक्ट हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स और इसके वेट की वजह से। अब ये मेरा कार है, कार का ये पहिया जो है ये ए पहिया है, ये बी पहिया है। अब ये दोनों पहिए के ऊपर हम रास्ते के ऊपर से ये रिएक्शन फोर्स आर ए और आर बी एक्ट होगा। अभी पिछले डेरिवेशन के माफिक
ये आर ए आर बी की वजह से ये जो रिएक्शन है, उसी रिएक्शन से यहाँ पे ये जो कार यहाँ से स्किड करने की कोशिश कर रहा है और ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसका जो रिएक्शन फोर्स है कार से रास्ते के ऊपर, वो अंदर की तरफ दिखा रहे हैं हम। ये एफ ए और एफ बी है दोनों, जो कि रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल रिएक्शन फोर्स है, जो कि अंदर की तरफ दिखा रहा है। क्योंकि रिएक्शन फोर्स तो जिस तरफ गाड़ी जाने की कोशिश कर रहा है, रिएक्शन फोर्स दूसरी तरफ होगा ना, तभी तो गाड़ी ये रोड ट्रैक में रहेगी, नहीं तो गाड़ी तो फिसल के निकल जाएगी ना। तो रिएक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में नहीं होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके विपरीत डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स होगा। तो ये फ्रिक्शनल रिएक्शन फोर्स एफ ए एंड एफ बी, ये यहाँ पे मैं दिखाया हूँ ये दो। ओके, उसके बाद हम आते हैं, ये जो स्लोप है इसका जो एंगल है ये थीटा। ओके, और ये कार का जो वेट है जो कि है डब्ल्यू, वो एम जी, ये वर्टिकली एक्ट कर रहा है। और जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है पी, ये एम वी स्क्वायर बाई आर है। ओके, ठीक। अब इसका जो उपांश होगा, उपांश मतलब ये तो फुल्ली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है या फुल्ली वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, ये किसी एंगल में है और ये जो कार है किसी एंगल में खड़ा हुआ है। तो इसी की वजह से ये कार के ऊपर दोनों फोर्स के जो उपांश एक्ट करेंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेंगे, इसका बस फ्री बॉडी डायग्राम हम देखेंगे। तो ये पी फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, उपांश होगा, ये इसी डायरेक्शन में होगा, जो कि है पी कॉस थीटा। थीटा के साथ जो लगा हुआ डायरेक्शन है वो कॉस थीटा होता है, हम लोग को सबको पता है। तो ये पी कॉस थीटा होगा। और जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये है पी साइन थीटा। ये मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये है पी साइन थीटा। ठीक है, ओके, ये पी कॉस थीटा और ये है पी साइन थीटा। फिर उसके बाद हम आते हैं जो कि ये वेट है, तो ये वर्टिकली नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो इसी कार के एक्सिस के हिसाब से ये वर्टिकली ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है, तो ये रिएक्शन फोर्स क्या है कि W cos थीटा, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये होगा W cos थीटा। ओके, अच्छा, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो रिएक्शन है वो है W sin थीटा। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अब हम लोग तो पूरा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कार समझ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके हम लोग जो सुपर एलिवेशन है उसको हम निकालेंगे। सो नाउ टेकिंग द समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या है, P cos थीटा है और ये W sin थीटा है। और कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये जो कार का जो रिएक्शन फोर्स है Fa और Fb, ये दोनों भी दिख रहा है। अभी हम देखते हैं कि सबका डायरेक्शन कौन से तरफ है। P cos थीटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और W sin थीटा और Fa Fb नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम लोग लिखते हैं P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस एफ ए एंड एफ बी। ओके, इसको हम दिखाते हैं कि पहला इक्वेशन है। अभी वी नो दैट आर ए प्लस आर बी, मतलब आर ए इंटू एफ प्लस आर बी इंटू एफ, यहाँ पे मैं एफ बाहर लेके आया हूं, तो वो दैट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। मतलब ये जो एफ ए एफ बी का रिएक्शन है यही इज इक्वल टू आर ए इंटू एफ और आर बी इंटू एफ। पिछले वाला जो स्कीडिंग के टाइम हम देखे थे, तो वही उसी की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एफ बी की जगह पे हम लोग ये इक्वेशन बिठा के देखते हैं कि जो इक्वेशन आता है तो वो है P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस एफ इंटू आर ए प्लस आर बी। ओके, अब इसको हम आगे देखते हैं कि टेकिंग वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो समेशन ऑफ अगर वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन ये है, यहाँ पे P sin थीटा और W cos थीटा। ये W cos थीटा कहाँ गया, W cos थीटा, ठीक, P sin थीटा और W cos थीटा एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये आर ए आर बी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिखा रहा है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिखा रहा है। तो हम लोग लिखते हैं
आर ए आर बी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। ये चौथा इक्वेशन है, ये तीसरा, ये चौथा। अभी हम क्या करते हैं कि यही जो हमें मिला है पी कॉस साइन थीटा डब्ल्यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन को तीन नंबर के इक्वेशन में हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है कि p cos थीटा इज इक्वल टू p sin थीटा प्लस w cos थीटा इंटू f प्लस w sin थीटा। ओके, अब यहां से हम लोग p और w को अलग अलग करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है p इंटू कॉस थीटा माइनस f sin थीटा और w इंटू f cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक, अभी यहां से हम p बाय w करते हैं तो हमें मिलता है f cos थीटा प्लस sin थीटा एंड f cos थीटा माइनस f sin थीटा। यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो हमें क्या मिलता है f प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा मतलब tan थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई cos थीटा मतलब 1 माइनस f साइन थीटा बाई cos थीटा मतलब tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो वैल्यू है ना नीचे वाला 1 माइनस f tan थीटा, ये 1 से बहुत नीचे है, वेरी स्मॉल ये वैल्यू है, तो इसको इसीलिए हम इसे इग्नोर करते हैं और ये 1 ही पकड़ते हैं यहाँ पे। तो अगर हम 1 पकड़ेंगे तो इक्वेशन फिर से आ जाएगा कि f प्लस tan थीटा। यहाँ पे f क्या है, ये है जो कार का लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं पहले एक वीडियो में बताया था कि हम लोग दो टाइप का फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान के चलते हैं रास्ते के ऊपर। एक जो रास्ते के अलोंग होता है, मतलब कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन के अलोंग जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, और दूसरा है लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका भी वैल्यू वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 0.15। ये हम आगे पढ़ेंगे, बस मैं पहले एक वीडियो में बताया हूं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, p बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टेन थीटा f प्लस tan थीटा। ओके, ये जो है ये f है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, और tan थीटा का मतलब स्लोप, तो ये tan थीटा जो है ये tan थीटा है, ये रास्ते का स्लोप, तो स्लोप मतलब यही है सुपर एलिवेशन, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट किए हैं। तो p बाई डब्ल्यू को हमें p बाई डब्ल्यू क्या है, यह सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का पहले हम निकाले थे एक p बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, तो इसी को e प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर भी हम लिख सकते हैं। यही है हमारा जनरलाइज इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द सुपर एलिवेशन। ठीक है, अभी क्या है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, इफ अगर नेग्लेक्ट किया जाए और एज्यूम्ड इक्वल्स टू जीरो, अगर इफ जीरो है then the equilibrium super elevation is E is equal to v square by gr where v is in मीटर पर सेकेंड, और हम लिख सकते हैं कि E is equal to v square by 127 r अगर v in किलोमीटर पर आवर होता है। इन सम इंटरसेक्शन सुपर एलिवेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, कुछ इंटरसेक्शन में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इंटरसेक्शन क्या है, जहां पे दो से ज्यादा रोड इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ऐसे टाइप का, ये यहाँ से रोड जा रहा है और यहाँ से एक रोड जाके जहां पे क्रॉस किया है उसी क्रॉस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। द वेलोसिटी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, क्या है कि इन सम इंटरसेक्शन सुपर एलिवेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड देन द वेलोसिटी इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर सुपर एलिवेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो हम गाड़ी का जो वेलोसिटी है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, जो कि रोड साइन में लिखा हुआ होता है कि स्पीड शुड नॉट बी मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ऐसे टाइप का लिखा हुआ रहता है। तो ये इंफॉर्मेटरी साइंस है, तो ये इंफॉर्मेटरी साइंस में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये f इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, यहां से हम लोगों को मिलता है कि v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एफ जी आर अगर v इज इन मीटर पर सेकेंड, एंड v इज इक्वल टू 127 f इंटू आर अगर v इज इन किलोमीटर पर आवर। ओके, अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें क्या मिलता है कि ये जो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड किए हैं ना, ये सुपर एलिवेशन हर एक जगह के लिए सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे कि
जैसे कि फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, टेरेन को हम लोग को पता है, टेरेन किसको कहते हैं, टेरेन क्या होता है, कितने टाइप का टेरेन होता है, ये सब हम पिछले वाला लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एंड स्नो बाउंड एरिया, मतलब जहां पे स्नोफॉल होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन 7%, 7% सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड फॉर हिली रोड नॉट बाउंडेड बाय स्नो, स्नो से वो बाउंडेड नहीं है, तो वहां पे हम 10% प्रोवाइड करते हैं। फॉर अर्बन रोड स्ट्रेच फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शन, मतलब अर्बन रोड होगा अगर फ्रीक्वेंटली इंटरसेक्शन आएगा तो वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं 4%, ठीक है। ओके, सो अभी आता है डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। ये एकदम डिजाइन का प्रोसीजर यहाँ पे दिखाया हुआ है जो कि आईआरसी ने प्रोवाइड किया है। तो पहले क्या होगा कि कैलकुलेट, पहले होता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। ई क्या है, ई इज इक्वल टू 0.7 विस्कर बाई जी आर। अब यहाँ पे 0.7 क्यों लिया है या 75 क्यों लिया है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि जब ये सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं तब वेलोसिटी 25% घटा के हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू, मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से वो घटाते हैं, तो ई इज इक्वल टू 0.75 विस्कर बाई जी आर। तो यहाँ पे ई शुड नॉट बी बिलो 7%, इफ नॉट देन टेक 7%। अगर 7 से बहुत ज्यादा नीचे हो गया तो हम लोगों को 7% ही लेना होगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, तो यहाँ माइनस 0.007, ठीक है, ठीक है। अब वी स्क्वायर बाई जी आर, ये इक्वेशन मिल गया है हम लोगों को। एफ का जो इक्वेशन है कहाँ से मिला है, ये जो बेसिक इक्वेशन हम लोग पिछले वाले ये पेज में देखे हैं, एक बार देख लेते हैं। वो जो बेसिक इक्वेशन है कहा गया, हाँ ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन को ही हम लिखे हैं। हम लोगों को ई मिल गया है, ये ई है 0.07 और एफ हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अभी वही इक्वेशन में हम ई का वैल्यू पुट करके देखते हैं, वी स्क्वायर बाई जी आर। अब ये क्या बोल रहा है कि इफ द वैल्यू शुड बी बिलो 15%, 15% से नीचे होना चाहिए एफ का वैल्यू, और 0.15, इफ नॉट टेक द वैल्यू 0.15 फॉर लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपको नहीं मिलता है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना होता है, 15 से अगर नीचे नहीं होता है, तो आप हम लोग 15 ही ले सकते हैं, ठीक है। If both E and F value are taken as 0.07 and 0.05 respectively, then the velocity should be restricted। मतलब हम लोगों को ये सुपर एलिवेशन का वैल्यू और ये जो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू में ही कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। मतलब जो इक्वेशन के हिसाब से, जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो आना चाहिए उसके बारे में कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आ रहा है। तो मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो हमारा 0.5 आ गया, ठीक है, या ये 0.12 आ गया, ऐसे टाइप का कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये हम यही लेते हैं। और क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एकदम बाउंड्री लाइन में आ गया है। इसका जो सुपर एलिवेशन है या जो इसका लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बाउंड्री लाइन में है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों को प्रेशर में आके ये 0.7 ही लेना पड़ रहा है, ठीक है। 0 मतलब 7% लेना पड़ रहा है या 15% लेना पड़ ही रहा है, क्योंकि हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते या इक्वेशन से आ नहीं रहा है जो भी डिजायरेबल वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ जो वेलोसिटी है उसको भी मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू पावर ऑफ 0.22 जी आर, ओके। अब हम आते हैं, ये जो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड किए हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। कि मान लो कि ये हमारा एक रोड है, यहाँ पे दिखाते हैं, गौर से देखना, ये हमारा एक रोड है, ठीक। अभी ये रोड के ऊपर नहीं, ऐसे
अच्छा, तो ये जो रोड है, ये रोड के ऊपर ये रोड के ऊपर जगह जगह पे जो कैम्बर का शेप होता है उसको एडजस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन फुल्ली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो है कि आउटर एज रोटेशन अबाउट द क्राउन। ठीक है, ये आउटर एज जो होता है, मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लो, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा, ये वाला पॉइंट में यहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोग का जो पेवमेंट है वो ऐसे टाइप का हो गया है। पहले ऐसा था, अभी ये थोड़ा सा उठ गया है। ऐसा हो गया। ठीक, अभी यहाँ पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया। ठीक, अभी ये यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये सुपर एलिवेशन के आसपास हो गया है, मतलब फुल सुपर एलिवेशन के आसपास हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक, ऐसा टाइप का होता है, फिर यहाँ पे जाके फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो फिगर हमने दिखाया है ये सब क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का डिफरेंट डिफरेंट फोटो हम मतलब इमेज हमने दिखाया है। तो यही इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि रोड प्रोग्रेस करता है, ये रोड का सुपर एलिवेशन भी धीरे धीरे चेंज होता है। अभी हमारे जो पहला चीज हम देख रहे थे, ठीक, तो ये क्या है, आउटर एज रोटेशन अबाउट द क्राउन, मतलब ये क्राउन स्टीफ रहता है, ये जो एज है ये धीरे धीरे जगह जगह जैसे चेंज होता है, ये जो क्राउन है ये रोटेट करता है ऊपर की तरफ, रोटेट करके करके ये पूरा सुपर रिलेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड्स, मतलब ये जो फिगर है हमने पहले दिखाया है वही फिगर के हिसाब से मैं दिखाता हूं कि ये जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट इसका जो क्राउन है, ये क्राउन यहां से यहां शिफ्ट होगा, फिर यहां से यहां शिफ्ट होगा, फिर यहां से यहां शिफ्ट होगा, तो ऐसे करके क्राउन शिफ्ट होके, तो ये क्राउन ऐसे शिफ्ट करके जो फुल सुपर एलिवेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी ये दोनों हम जो देखे हैं, ये दोनों में हम क्या पाते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ द क्राउन, ये जो क्राउन है ये क्राउन धीरे धीरे एलिमिनेट होता है, मतलब फुल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए क्राउन धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों एलिमिनेशन प्रोसेस है क्राउन का, जिससे हम रास्ते के ऊपर सुपर एलिवेशन ठीक से प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है दोनों प्रोसेस, जो कि है आउटर एज रोटेशन अबाउट द क्राउन, ये जो आउटर एज है ये क्राउन के हिसाब से रोटेट करता है। दूसरा है कि क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड्स, ये क्राउन धीरे धीरे आउटवर्ड जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो है, जो कि रोटेशन ऑफ पेवमेंट है। तो रोटेशन ऑफ पेवमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि बाय रोटेटिंग द पेवमेंट क्रॉस सेक्शन अबाउट द सेंटर लाइन, depressing the inner edge and raising the outer edge each by half the total amount of the super elevation, that is by e by 2 with respect to the center। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो सुपर एलिवेशन है, फुल सुपर एलिवेशन, ठीक है, मान लो फुल सुपर एलिवेशन कैपिटल ई है, तो ये फुल सुपर एलिवेशन रास्ते के ऊपर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फुल सुपर एलिवेशन रास्ते के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है कैसे, कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रोड के हिसाब से ये सुपर एलिवेशन आधा आधा करके इनर और आउटर साइड में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो फुल सुपर एलिवेशन है
ये फुल सुपर एलिवेशन आराम से प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ से ये पहला है जो कि है रोटेशन ऑफ पेवमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये पुल पेवमेंट सेंट्रल पॉइंट के हिसाब से रोटेट करता है, जैसे कि आधा अंदर और आधा बाहर, मतलब आधा अंदर मतलब आधा अंदर के साइड में रोड के और आधा बाहर के साइड में रोड में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये और दूसरा है कि क्रॉस सेक्शन अबाउट द इनर एज के हिसाब से ये रोड को फुल्ली रोटेट किया जाता है ऑफ द पेवमेंट सेक्शन, रेजिंग बोथ द सेंटर एज वेल एज द आउटर एज ऑफ द पेवमेंट सच दैट द आउटर एज इज रेज्ड बाय द फुल अमाउंट। ठीक है, मतलब इनर एज के हिसाब से रास्ते को ऐसे रोटेट किया जाता है कि जो फुल सुपर एलिवेशन है ये फुल्ली आउटर एज में प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुपर एलिवेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेजिंग द आउटर एज ऑफ द पेवमेंट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 1 to 150 इन प्लेन टेरेन एज IRC रिकमेंडेशन। अच्छा, उसके बाद एज पर IRC रिकमेंडेशन द रूलिंग मिनिमम रेडियस of horizontal curve was calculated from a speed of 16 km higher than the design speed। जो रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्वेचर है ना रास्ते का, वो डिजाइन करने के लिए हम लोग जो वेलोसिटी लेते हैं वो लेते हैं जो डिजाइन स्पीड से उससे 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड में हम लोग रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड करते हैं, जिसके लिए इक्वेशन है आर मिनिमम इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी इंटू ई प्लस एफ। ये इक्वेशन फिर देख घबरा मत जाना, ये पुराना वाला इक्वेशन है ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, वही इक्वेशन यहाँ पे बस आर को रिप्लेस करके हम लोग लिख रहे हैं, तो ये समझ में आ गया। अगर ये इक्वेशन आता है अगर v इज इन मीटर पर सेकेंड, अगर v किलोमीटर पर आवर में होता है तो ये इक्वेशन हम चेंज करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो क्लास नोट्स है ना, जो हैंड रिटन नोट्स है, ये फुल नोट्स मैं प्रोवाइड कर दे चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, वहां पे सब दिया हुआ है। ठीक है, और आप अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में जाके मेरा पिछले वाला वीडियो भी देख ले, जो कि आपको समझ में आएगा कि ये आगे जो हम जा रहे हैं वो कैसा हो रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।